अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स एंड यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में फ्री एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस किया था और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज हम उनकी टेक्निक्स और यूजेस एंड इफेक्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकी टेक्निक्स जो है हमारे पास सिंपल सी हैं। कुछ चीज़ों को आपने जो है अपने हाईलाइट करना है कि फ्री एक्सरसाइज में कौन कौन सी टेक्निक्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसे पेशेंट को स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो सूटेबल जो है वो सिलेक्ट करवानी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग पोजीशन अगर हमारी प्रॉपर होगी तो उससे ये है कि एक्सरसाइज करने में आसानी होगी, स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी और उसके साथ साथ पेशेंट की अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उस मूवमेंट को जो हम फ्री एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसकी एफर्ट पे और उसके पर्पस पे रहेगी और उसके पैटर्न को डेवलप करने पे रहेगी। और अगर हमारे पास एक पोस्चर अच्छा डेवलप होगा स्टार्टिंग पोजीशन की वजह से तो उससे क्या होगा, हमारे पास पोस्चर एफिशिएंसी जो है वो आएगी, जो कि हमारे पास एक बेसिस है फॉर एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट। तो स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा हमारे पास टेक्निक में पॉइंट आता है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस हमारे पास जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है रोल अपना हमारे पास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये किस तरह से कि हमारे पास सिर्फ फ्री एक्सरसाइजेस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना जो है पेशेंट रिकवर कर सकता है एक प्रॉब्लम से। पेशेंट और फिजियोथेरेपिस्ट के इन बिटवीन एक प्रॉपर कोऑपरेशन होनी चाहिए। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट को जो है इंस्ट्रक्शंस इतने अच्छे तरीके से वो दे के फिजियोथेरेपिस्ट की इस तरह से इंस्ट्रक्शन देने पर उसकी सुपरविजन में पेशेंट की इंटरेस्ट भी डेवलप हो, पेशेंट की अटेंशन भी जो है वो कंसंट्रेटेड रहे टुवर्ड्स द फॉर्म एंड पैटर्न ऑफ एक्सरसाइजेस। तो इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट के डेवलपमेंट में। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो स्पीड है जिस पर हम एक्सरसाइज को करवाते हैं। हमारे पास स्पीड डिपेंड करती है कि किस तरह का इफेक्ट हमें चाहिए एक्सरसाइज से, तो उसके मुताबिक हम स्पीड को कम और ज्यादा करते हैं। हम जब स्लो प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो हमारी जब स्पीड स्लो होती है वो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है और जैसे ही हम एक पैटर्न को लर्न कर लेते हैं तो हम उसके जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है वो इन करेक्टर और उसके बाद वो अपनी नेचुरल स्पीड में आ जाता है। उसी तरह जब पेशेंट को हम इन द बिगनिंग कोई भी एक्सरसाइज करवाते हैं तो उसकी स्पीड स्लो होती है और स्लो एक स्पीड से जो है वो लर्निंग जो है वो पैटर्न से गुजर रहा होता है। लेकिन जब वो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के पैटर्न को समझ चुका होता है, उसे मेमोराइज कर लेता है, तो फिर उसकी स्पीड वो नेचुरल रिदम से चल रही होती है और नेचुरल रिदम जो है वो ही असल में हमारी जो है वो पर्पस है जिसे हमने गेन करना होता है कि पेशेंट अपनी मूवमेंट का नेचुरल रिदम गेन कर ले, उसकी एक नेचुरल स्पीड जो होती है वो गेन कर ले। लास्ट में हमारे पास है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमारे पास किसी भी एक्सरसाइज का या किसी भी मूवमेंट का डिपेंड करता है पेशेंट की कैपेसिटी पे कि पेशेंट की कितनी कैपेसिटी है। अगर पेशेंट यंग है वो ज्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशंस कर सकता है, ज्यादा देर से ड्यूरेशन उसकी ज्यादा हो सकती है किसी भी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने में रादर देन अ वीक एंड ओल्ड पर्सन। तो उसके लिए हम ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, 3 सेट्स बना देते हैं जिसे हम कहते हैं बाउट्स। बाउट्स असल में हमारे पास सेट्स होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 30 रेपिटेशंस हैं तो हम उसे 10 से जो है वो करा सकते हैं। ये 10 सेट्स बन जाते हैं हमारे पास और इसमें हम इन बिटवीन ब्रेक्स भी देते हैं, इंटरवल्स देते हैं और कोई और एक्टिविटी कराते हैं ताकि पेशेंट जो है उसे फटीग ना हो। हमारा रियल पर्पस होता है कि पेशेंट जो है उसे फटीग ना हो और वो अपनी एक्सरसाइज को पूरी एफिशिएंसी से स्मूथली कर सके ताकि वो अपना नेचुरल रिदम जो है वो गेन कर सके। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, ये टेक्निक्स वाले पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करते हुए फ्री एक्सरसाइज को करना है। अब हम यूजेस और इफेक्ट्स देखते हैं कि फ्री एक्सरसाइजेस से क्या इफेक्ट शो होता है, आखिर क्यों हम पेशेंट को फ्री एक्सरसाइजेस करने के लिए कहते हैं। यूजेस एंड इफेक्ट्स हमारे पास जो है बुक में पूरी हेडिंग के साथ लिखे हुए, मैं एक एक को डिफाइन करती रहूंगी। रिलैक्सेशन सबसे पहला हमारे पास इफेक्ट है और इसका यूज है
कि रिलैक्सेशन हमारे पास फ्री एक्सरसाइज से इंड्यूस होती है। ये किस तरह से कि हमारे पास फ्री एक्सरसाइजेस में कुछ रिदमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। रिदमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेस असल में हमारे पास पेंडुलर इन करेक्टर होती है, यानी टू एंड फ्रो आप इसे कह सकते हैं। यानी कि उसके लिए सिर्फ हमें इनिशियली कॉन्ट्रेक्शन जो है वो देनी पड़ती है और उसके बाद वो खुद टू एंड फ्रो मूव करती है लाइक अ पेंडुलम। तो उसे हम पेंडुलर लाइक मूवमेंट कहते हैं और इसे हम एक्सरसाइजेस जो है इनको कहते हैं रिदमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेस। तो ये एक्सरसाइजेस असल में हमारे पास क्या करती हैं कि ये हाइपोटोनिक मसल्स को रिलैक्स करती हैं। हाइपोटोनिक मसल्स हमारे पास वो मसल्स होते हैं जो कि जिनकी टोन जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है, वो बहुत टाइट होते हैं। तो उनको रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलैक्सेशन इंड्यूस कराते हैं और उसके लिए जो एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो है रिथमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेज जो कि टू एंड फ्रो मूवमेंट है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर का केस आता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फ्रोजन शोल्डर का केस आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट जो है वो अपना जो शोल्डर है उसको फुल एक्सटेंड नहीं कर सकता। यानी कि ये शोल्डर है, अगर उसका यहाँ से उसको फ्रोजन शोल्डर का इशू आ रहा है तो वो पूरा उसको एक्सटेंड अपर नहीं कर पाएगा। वो इस पोजीशन पे आकर जो है वो फ्लिकरिंग आने लग जाएगी कि इससे ऊपर वो नहीं जा सकता। उसे फिर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो फुल रेंज में आ सके। तो हमारे पास जो सर्कमडक्शन होती है यानी कि पूरा जो हम रोटेट करते हैं वो 360 का होता है। तो हमारे पास एक्सटेंशन इसकी हाफ 180 की होगी, 180 डिग्री की। तो हमारे पास फ्रोजन शोल्डर में 180 पूरा नहीं हो पाता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिदमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेस जो है ये फ्री एक्सरसाइजेस हैं जिनके सिर्फ अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेविटी ही एक्ट कर रही होती है। ये फ्री एक्सरसाइज की डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्री एक्सरसाइज के केस में हम जो रेजिस्टेंस देते हैं वो ग्रेविटी के अलावा कोई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होती, ना ही कोई असिस्टेंस होती है। तो फ्रोजन शोल्डर केस में हम प्रिस्क्राइब करते हैं रिदमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेस। जब वो ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा तो इस तरह टू एंड फ्रो मूवमेंट करने से उसकी रेंज बढ़ेगी, और उसकी जो हमारे पास हाइपोटोनिक मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आएगी, उनमें मूवमेंट आएगी और उनकी जो रिलैक्सेशन है वो भी इंड्यूस होगी। किस तरह से इंड्यूस होगी कि रिदमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेस से रिलैक्सेशन किस तरह से इंड्यूस होती है कि हमारे पास ये हाइपोटोनिक मसल्स को रिलैक्स करते हैं। क्योंकि अगर टोन जो है वो मसल्स की ज्यादा हुई हुई है, नॉर्मल एक टोन होती है मसल की, अगर वो हाइपरटोनिक हुई है तो क्या होगा कि हमारे पास मसल्स टाइट हो जाएंगे। तो उन्हें रिलैक्स कराना होता है, फिर वो अपनी फुल रेंज भी गेन कर लेते हैं। फ्री एक्सरसाइजेस का हमारे पास ये भी एक होती है अचीवमेंट कि फुल रेंज ऑफ मूवमेंट हमारे पास अचीव हो सके। और हमारे पास रिलैक्सेशन के मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रास्ट मेथड और फिजियोलॉजिकल मेथड। फिजियोलॉजिकल मेथड हमारे पास रेसिप्रोकल मेथड भी होता है। तो रिलैक्सेशन के केस में यहाँ इस केस में हमारे पास जो रिलैक्सेशन को इंड्यूस कराएगा हाइपोटोनिक मसल के लिए वो फिजियोलॉजिकल मेथड है। फिजियोलॉजिकल मेथड में आपको बता देती हूँ कि कौन सा मेथड होता है। इसको हम रेसिप्रोकल मेथड भी कहते हैं, रेसिप्रोकल इनहिबिशन भी कहते हैं। रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता है, हमारे पास जो प्राइमर्स होते हैं यानी कि एगोनिस्ट इनको कहा जाता है, ये असल में अलाउ करते हैं मूवमेंट को। इनकी डेफिनेशन है प्राइमर्स जिनको हम एगोनिस्ट भी कहते हैं, ये असल में मूवमेंट अलाउ करते हैं। ये जब मूव करते हैं यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इनके ऑपोजिट जो एंटागोनिस्ट होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में भी, एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। जब हमारे पास प्राइमर्स यानी कि एगोनिस्ट जो कि मूवमेंट अलाउ करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ऑपोजिटली एट द सेम टाइम एंटागोनिस्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल में आपको सबसे ज्यादा कॉमन हमारे पास जो कॉमनली नेम यूज किया जाता है बाइसेप और ट्राइसेप का। यानी कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ अपना जो है वो बाइसेप जो कि अपर पोर्शन में प्रेजेंट है, तो एट द सेम टाइम जो मेरे जो आर्म के लोअर रीजन में ट्राइसेप मसल प्रेजेंट है वो रिलैक्स हो रहे हैं। और जब मैं आर्म को अपने स्ट्रेट करूंगी तो हमारे बाइसेप रिलैक्स हो रहे हैं और एंटागोनिस्ट यानी कि ट्राइसेप उसके केस प्राइमर्स हमारे पास चेंज हो जाते हैं फिर ट्राइसेप में, और फिर एंटागोनिस्ट जो है वो भी चेंज हो जाते हैं प्राइमर्स में। यानी कि जब मैं अपने हाथ को शोल्डर की तरफ लेके आ रही थी तो यहाँ पर प्राइमर्स थे बाइसेप जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो रिलैक्स हो रहे हैं ट्राइसेप वो एंटागोनिस्ट थे।
लेकिन ऑपोजिट केस में जब मैं अपने आर्म को फिर बैक मूव करूंगी तो यहाँ पर मेरे जो प्राइमर्स हैं वो ट्राइसेप बन जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं बाइसेप, वो वहां पर एंटागोनिस्ट बन जाएंगे। तो ये रेसिप्रोकल मेथड इसको इस वजह से कहा जाता है। और रेसिप्रोकल मेथड से किस तरह से रिलैक्सेशन इंड्यूस होती है कि जब हम किसी यानी हाइपोटोनिक मसल अगर हमारे पास कोई है, तो अगर हम उसको रिलैक्स करवाएंगे और उसके एंटागोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो उसके एंटागोनिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने से वो हाइपोटोनिक मसल खुद ब खुद रिलैक्सेशन जो है उसमें आएगी, रिलैक्सेशन इंड्यूस होगी, और हमारे पास फुल रेंज ऑफ मूवमेंट आएगी, एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट आएगी, स्मूथ मूवमेंट आएगी, जो कि सारी एक वॉलंटरी मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है रिलैक्सेशन का। बुक में हमारे पास इसकी एग्जांपल दी हुई है शोल्डर एक्सटेंसर्स, और साथ ही साथ स्कैपुला के रिट्रैक्टर्स। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो है रिट्रैक्ट करवाते हैं, हमारे स्कैपुला को बैकवर्ड लेके आते हैं। शोल्डर एक्सटेंसर्स और स्कैपुला के रिट्रैक्टर्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इनके ऑपोजिट केस में एंटागोनिस्ट यहाँ पर पेक्टोरल मसल्स हैं, वो क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं, एंड वाइस वर्सा, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये रिलैक्स होंगे, ये रिलैक्स होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो उन्होंने बुक में एग्जांपल दी हुई है कि अगर पेक्टोरल मसल्स को जो है रिलैक्स करवाना है तो हमें शोल्डर और एक्सटेंसर्स और स्कैपुलर रिट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना होगा। ये हमारे पास जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, जो मसल्स ग्रुप में ऐड करे होते हैं, उनकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट मोबिलिटी। अब हमने फुल रेंज की बात की थी, तो हमारे पास फुल रेंज जॉइंट के लेवल पे ही हो रही होती है मूवमेंट, उसको कहते हैं जॉइंट के अराउंड होने वाली तमाम मूवमेंट को जिस एक्सटेंट तक वो जा रही होती है वो हमारे पास रेंज ऑफ मोशन होती है। तो हमारे पास जब जॉइंट मोबिलिटी जो है वो नॉर्मल रेंज पे होगी तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी ना। एंड नॉर्मल कंडीशन में जॉइंट की मूवमेंट जो है वो नॉर्मल रेंज पर कभी भी नहीं होगी, फुल रेंज में कभी भी परफॉर्म नहीं हो सकेगी। और अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारे पास जॉइंट मूवमेंट की जो नॉर्मल रेंज है वो लिमिटेड हो जाती है, वो फुल रेंज पे नहीं आ पाती, तो फिर हम रिदमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेस इस केस में भी देते हैं, ताकि ये इनकॉर्पोरेट करे प्रेशर को उस लेवल पर जहां पर लिमिट आ रही है। इसको मैं आपको पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ एक मेथड के साथ कि हमारे पास नॉर्मल रेंज नॉर्मल कंडीशंस में पूरी होती है। नॉर्मल रेंज का असल में मतलब वहाँ पर यही है कि फुल रेंज जो उसकी रेंज बनती है किसी भी जॉइंट के लेवल पे, अगर हमारे पास लिमिट आ रही है इस फुल रेंज में और नॉर्मली जो है वो फुल रेंज को पूरा नहीं कर रही, तो रिदमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेस हम ऑफर कराते हैं ताकि इनकॉर्पोरेट कर सके प्रेशर को। रिदमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेस यही है जो स्विंगिंग हम करते हैं, तो ये जब एंड का लेवल जो पहुंचता है रेंज का, जहां पर आकर लिमिट आ रही है, उस लेवल पर एट द लिमिट ऑफ फ्री रेंज ये प्रेशर इनकॉर्पोरेट करती है कि ये जॉइंट के लेवल पे होने वाली जो मूवमेंट है ये फुल रेंज पे हो। तो उसके लिए जॉइंट मोबिलिटी का केस इसलिए है कि फ्री एक्सरसाइजेस यानी रिदमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइजेस जॉइंट मोबिलिटी में भी फुल रेंज का काम करती हैं, ताकि जॉइंट की जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज की मूवमेंट है वो भी अचीव हो जाए। इसका आपको छोटी एग्जांपल देती हूँ एंड फील की। एंड फील हमारे पास एक असेसमेंट टूल है कि नाम से आपको इंडिकेट हो रहा होगा एंड फील, यानी कि एट द लिमिट ऑफ फुल रेंज जो फील आती है उसे हम एंड फील कहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो है ये जब लिमिट खत्म हो जाती है, यानी कि ये मेरी ये लिमिट है, इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट अगर उस पेशेंट के ऊपर यहाँ पर मजीद प्रेशर अप्लाई करके फील करता है कुछ, उसे हम कहते हैं एंड फील। एंड पे फील की जाने वाली स्ट्रक्चरल जो है वो फील होती है जिसको हम एंड फील कहते हैं, जिससे पता लगता है कि फुल रेंज जो है उसको लिमिट करने के लिए पीछे कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। इसके भी थ्री इसके होते हैं। नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल एंड फील है उसमें होता है मसल टू मसल अप्रोक्सीमेशन, जिसे हम सॉफ्ट एंड फील कहते हैं। एक हमारे पास होता है बोन टू बोन,
जो हमारे पास फील होती है, यानी कि बोन बोन से जाके मिल रही है, उसे हम हार्ट कहते हैं। और हमारे पास कुछ लिगामेंट्स की भी होती है अप्रोक्सीमेशन, उसे हम फर्म कहते हैं। तो अगर मैं अपने आर्म को टुवर्ड्स द शोल्डर मूव करती हूँ तो हमारे पास जो फोर आर्म और आर्म के मसल्स हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जब यहाँ पर प्रेशर डाला जाएगा तो मसल टू मसल अटैचमेंट होगी, तो वो उसको हम सॉफ्ट एंड फील कहते हैं। बोन टू बोन अगर मैं ये एक्सटेंड कर रही हूँ तो ये मेरे बैक के जो एल्बो जॉइंट के जो बोन्स हैं, ह्यूमरस और अल्ना और रेडियस, की आपस में मिल रही है एल्बो जॉइंट पर, तो ये बोन टू बोन है। और लिगामेंटी से अगर मैं इस तरह से अपने हाथ को टर्न करती हूँ, ट्विस्ट करती हूँ, तो वहां पर लिगामेंट जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो सारी जो लिगामेंट्स वगैरह वो आपस में जो है वो अप्रोक्सीमेट होते हैं, और उसे हम फर्म एंड फील कहते हैं। तो ये एंड फील की कुछ टाइप्स हैं, ये आप आगे सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। तो इससे आपको पता लगा कि फ्री एक्सरसाइजेस किस तरह से जॉइंट मोबिलिटी को इंड्यूस कराती हैं। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है आज का, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा, उससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो है मसल पावर एंड टोन। यहाँ पर पावर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्ट्रेंथ आती है और आप फ्री एक्सरसाइज से जो है ये आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। मसल पावर का मतलब यानी मसल की जो एबिलिटी है टू कॉन्ट्रैक्ट, ये आना, मसल की नॉर्मल टोन मेंटेन होना, इसे हम मसल पावर और टोन कह रहे हैं। तो इसमें फ्री एक्सरसाइजेस का क्या रोल है कि फ्री एक्सरसाइजेस से क्या होता है कि मसल्स के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है। टेंशन प्रोड्यूस होने से हाइपरटोनिसिटी भी खत्म होती है, और उसके साथ साथ हमारे पास हाइपोट्रोफिक मसल जो है वो जनरेट होते हैं, और नेचुरल स्पीड ऑफ मूवमेंट भी एम्प्लॉयड होती है। और जैसे जैसे ड्यूरेशन इसकी इंक्रीज होती है, उसी तरह टेंशन हमारी बढ़ती है, और एक्सरसाइज जो है वो भी परफॉर्म होती है अपनी स्पीड पर, जो कि नेचुरल स्पीड है। तो टेंशन जैसे ही जाहिर है प्रोड्यूस होगी, तो मसल जो है वो उसकी कैपेबिलिटी प्रोड्यूस होगी कि वो वर्क करे। मसल वर्क तभी करता है जब इंट्रामस्कुलर टेंशन प्रोड्यूस होती है। तो फ्री एक्सरसाइज उसकी मसल पावर और टोन को मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा आपकी बुक में पावर और इंड्योरेंस का वर्ड लिखा हुआ है कि हमारे पास पावर और इंड्योरेंस यानी वर्किंग मसल्स की तब ही डेवलप होती है जब मसल्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, टेंशन जो उनमें क्रिएट होती है। और ये टेंशन तब क्रिएट होती है जब हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो अपनी नेचुरल स्पीड पर जो है उससे ज्यादा काम कर रहे हो। एक नेचुरल स्पीड होती है जो कि हर पर्सन की वेरी कर रही होती है कि क्या नेचुरल स्पीड है। कोई तेजी से जो है वो क्लाइम कर सकता है एक माउंटेन को, कोई अपनी नेचुरल स्पीड किसी की डिफरेंट होती है, किसी की स्लो, किसी की फास्ट। तो जो इंसान अपनी नेचुरल स्पीड से ज्यादा या कम जो है वो स्पीड के साथ मूवमेंट करता है, तो वहां पर टेंशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि मसल को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह भी टेंशन प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ हम जब ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो उससे भी टेंशन इंक्रीज होती है, मसल को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मसल और पावर और टोन को बढ़ाने में जो है वो यूज होते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि मसल पावर हमारे पास जो नॉर्मली हम एक्टिविटीज करते हैं डेली लाइफ की, उसमें जो हमारे पास मसल्स वर्क कर रहे होते हैं वो मिडल रेंज में होते हैं। मिडल रेंज में सबसे ज्यादा जो है वो मसल वर्क कर रहे होते हैं इन डेली लाइफ एक्टिविटीज। और अगर हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस आ जाए, जैसे कि जॉइंट के लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फिक्सेशन जॉइंट करनी हो, तो हम पावर को किस तरह से मेंटेन रखते हैं कि मसल जो है जाहिर है जब मूव नहीं करेगा, किसी इंजरी से गुजरा है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है, तो वो फिर अपनी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी लूज ना कर दे। तो उसके लिए हम स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शंस वो होती है जिसमें हम मूवमेंट तो नहीं कराते, लेकिन इंट्रामस्कुलर टेंशन प्रोड्यूस जरूर होती है। इंट्रामस्कुलर टेंशन यानी कि उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी लूज ना हो। अगर एक मसल बिल्कुल साकित पड़ा रहेगा तो उसके अंदर से सारी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वो खत्म हो जाएगी, और वो फिर दोबारा से डीजनरेट होना स्टार्ट कर देगा। तो स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन उस केस में कराते हैं। एक डायनामिक होती है, एक स्टैटिक। डायनामिक में मूवमेंट के साथ टेंशन प्रोड्यूस होती है। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ पेशेंट मूव नहीं करता, लेकिन उसकी इंट्रामस्कुलर टेंशन प्रोड्यूस होती है। वो हम किसी तरह से भी, बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं। जैसे कि कोई रेजिस्टेंस जो है मैनुअली अप्लाई कर दें, या कोई मशीन से अप्लाई कर दें मैकेनिकली, कि स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन जो है देने से मसल्स की जो है पावर मेंटेन रहे इवन इन द ट्रॉमेटिक इंजरी। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस और इफेक्ट्स थे जो फ्री एक्सरसाइज के हमने पढ़े। उसके अलावा हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, कॉन्फिडेंस है,
और हमारे पास सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी कॉपरेशन है। ये बहुत आसान पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो बचे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।